सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, पहले इस दिल को दिल बनाया उसने। सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, पहले इस दिल को दिल बनाया उसने। उसे पता था मैं मोहब्बत के नाम पर कुछ भी कर जाऊंगा, उसे पता था मैं मोहब्बत के नाम पर कुछ भी कर जाऊंगा। इसीलिए अपने हाथों से जहर पिलाया उसने, इसीलिए अपने हाथों से जहर पिलाया उसने। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 23 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं मैथ्स के, वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इनको ऑप्शन से या और भी जो उससे बेटर तरीके होंगे ट्रिक से उससे लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है कि श्रीधर अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रम में और 18% अनाथ आश्रम में और 18% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत में से शेष राशि 9,200 रुपये को वह बैंक में जमा करता है। श्रीधर के वेतन का 80% उसकी बचत राशि, तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, वेतन का 80% उसका बचत है। वेतन का कितना परसेंट? 80% उसकी क्या है? बचत है। ये जो 80% है दोस्त, उसकी क्या हो गई? बचत हो गई। लेकिन इस 80% में से उसने 18% वृद्धाश्रम में, 18% अनाथ आश्रम में और 18% चिकित्सीय मदद में, यानी कि टोटल 54% उसने हटा दिया। अब 54% हटा दिया तो उसके पास बचा कितना? 46%। और इस 46% यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 9200। बात समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। अब देखो, 46 से अगर हम काटें तो 46 दूना 92, 200 हो गया, 100 और ऊपर चला गया, कुछ ऐसा हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया 80। 0 से 0 कैंसिल। आपको पता है 8 गुणे 125 1000 होता है, तो 1000 काट के 125 हो गया। अब इसमें आप 2 से गुणा करा दीजिए, कितना हो गया? 25। ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 1% की। और 100% कितना हो जाएगा? 25,000। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट देखिए, अगला है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित दंडारेख और दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। वर्ष 2006 से 2009 के बीच टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दर दी गई हैं। ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है, हमें एक्स का लेना है और जेड का लेना है। एक्स का आधा करना है और जेड का पूरा करना है। एक्स वाला कौन सा है? देखो ये वाला तुम्हारा क्या है? एक्स का है। तो यहाँ से देखिए 990, 1050, 1080 और 780, इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, तो हमें एक्स का मिल जाएगा। तो जब आप ऐड करोगे तो एक्स वाला जो है वो टोटल तुमको मिल गया 3900। इसका करना क्या है? आधा। आधा कर दीजिए। जब आधा करेंगे तो 1950 हो जाएगा। अब हम जेड वाला ले लेते हैं। अगर हम जेड की बात करें तो जेड हमारा कौन सा है? थर्ड वाला। ये 740, 780, 860 और 1120, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 3500। अब इन दोनों का लेना है डिफरेंस। डिफरेंस ले लीजिए 1550। क्लियर? कोई दिक्कत है? बहुत आसान था पाई चार्ट ये। अगला देखिए, अगला कह रहा है 15,495 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी? आपको पता है मैंने शून्यों की संख्या का एक वीडियो ही बनाया है। अगर आपको नहीं क्लियर है कैसे निकलते हैं तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देखिए शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। जब भी शून्य की संख्या निकालनी हो तो मैंने आपसे बताया था कि सीधे 5 से भाग करेंगे, चाहे वो क्रमागत संख्या हो चाहे फैक्टोरियल हो। जब आप 5 से भाग करेंगे तो पहली बार जब भाग करेंगे तो 5 से 15, फिर 0 आ जाएगा, 5 9 45 और 5 9 45। फिर 5 से भाग कर दीजिए, 5 छक्के 30, 5 एकन्नम 5, 5 9 45, और तब तक भाग करेंगे जब तक कि भाग होता रहेगा। फिर से 5 से करिए, 12 पंचे 60 और 5 तें 15। फिर 5 से कर दीजिए, 24 पंचे 120। फिर 5 से करिए, 5 चौके 20।
इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो संख्या दी जाती है उसको हटा देते हैं और रेस्ट इतने पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। रेस्ट पार्ट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 3869। कितना हो जाएगा टोटल, 3869, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है यदि 3/7/2103 का दिन शुक्रवार था तो 3/7/2106 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो ये वाली डेटें तुम्हारी सेम है, ठीक है, और जब ये सेम रहे तो सीधे ईयर का डिफरेंस देखा जाता है। कितने साल बढ़ा है, 3 साल। अब 3 साल बढ़ा है, आपको देखना होगा बीच में आपको एक लीप ईयर मिलेगा 4 वाला, यानी कि टोटल कितने दिन बनेंगे, 4 दिन। अब कुछ लोग उंगलियों पे गिनते हैं तो उंगलियों पे नहीं गिनना है। शुक्रवार का कोड होता है 5, 5 4 9, तो साथ में कितना ज़्यादा हुआ, 2, 2 का कोड मंगलवार। बाकी आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। अगला देखिए, अगला है 22,150 रुपये पर 29% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस। देखिए 9 वर्ष का मिश्रधन बताना है तो हम थोड़ा सा ब्याज निकाल के इसको हल करते हैं। जैसे 150 यहाँ पे बन गया, 29% गुणे 9 बटे में 100। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि लास्ट के 2 अंक सेम है, तीसरा अंक हर जगह अलग है, तो हम सिर्फ 3 अंकों तक हल करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। जब इसको आप हल करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल। इसको अगर मैं अब सॉल्व करूं तो दशमलव तो आएगा ही, निश्चित बात है। यहाँ से इसको हटा के मैं यहाँ पे दशमलव लिख दे रहा हूँ। अब जब आप इसको गुणा करना शुरू करेंगे तो पहले हम 9 से गुणा करा ले रहे हैं। जब 9 से हम गुणा कराएंगे तो 9 पच्चे 45 की 5 4, 9 एक 9 4, 13 की 3 हो गया, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19, यानी इतना बन गया। अब इसमें 29 से गुणा कराएंगे। 29 से गुणा खाली 3 अंक लेना है मुझे, ठीक है। अब 29 पंचे होता है 145, ठीक है। 145 का हो गया 5, यानी 14 कैरी आ गया। और 29 यहाँ होता है 87, कितना होगा 87। 87 में जब इसको हम जोड़ेंगे कितना, 14, 14 बचा था ना। 87 में जब 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101। कितना हो जाएगा 101। 101 का हो गया 1, बचा कितना 10, ध्यान है 10 बचा। 29 गुणे 9, 29 गुणे 9 होता है 261। 261 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 271, उसका आएगा 1। देखो 3 अंक पहुंच गए। अब मत जाओ, 1 अंक बाद दशमलव लगा लो भाई, मूलधन जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन बनेगा। तो यहाँ से हो गया 5, यहाँ से हो गया 1, यहाँ हो गया 6। 61.5 वाला सही होगा दिस आंसर। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है भाई। ब्याज हमारा इसके समथिंग बनेगा, इसमें जैसे ही मूलधन जोड़ेंगे हमारा मिश्रधन बन जाएगा। तो 5, 1 और 6, देखो 6 यहाँ पे है, इसीलिए आगे हल करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर। चलो अगला देखो। अगला हो गया 558 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल 15:16 के अनुपात में। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए ताकि दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। अब आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको इसको एक लाइन का कैलकुलेशन करके बताता हूँ। मिलाया क्या गया, दूध। मैंने आपको बताया जो चीज़ मिलाई जाए उसको छोड़ देना है, दूध वाला रेशियो लेके नहीं चलना है। हम लोग लेके किसको चलेंगे, पानी को, ठीक है। अब पानी देखो कितना है 16, लेकिन 16 कितने में है 31 में। बाद में पानी हो जाता है 2, कितने में 5 में, ठीक। अब देखो प्रारंभिक मात्रा कितनी है 558, तो बाद में कितना है वो हम लोग देख लेंगे अभी, क्योंकि पानी तो दोनों जगह सेम रहेगा, उसको बनाया गया नहीं, न मिलाएं न घटाएं। अब देखो 31 से कटेगा कितनी बार में, 18 बार में। देखो 18 करना 18 54 1 55, 2 से इसको काट दो, 2 8 16, 8 5 40, 872, यानी x की वैल्यू आ गई 720। देखो पहले मिश्रण था 5 5 8, अब हो गया 720, यानी कितना बढ़ा है 2, 11 से 5 गया 6 और 1, इतना ही तो बढ़ा है 162, यानी आंसर कौन सा हो गया, ए वाला। क्लियर। अगला देखिए, अगला है 10 आंकड़ों का औसत 55.5 है। इसमें पहले 3 का औसत 48, अगले 4 का औसत, पहले 3 का औसत 48 है और अगले 4 का औसत 58 है।
8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 11 कम, 10वें आंकड़े से 6 कम, तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। अगर आपने औसत वाली क्लास देखी होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे कराए गए हैं। हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं सीधे। कैसे करेंगे हमने कहा था डायरेक्ट योगफल बनाते चलो, यहाँ से योगफल मिल जाएगा 555, इनका योगफल बनाएंगे 3 गुणे 48, तो ये हो जाएगा 144। इसमें से 3 वाला हटा दो तो 7 का बचेगा, तो 114। अब इसमें 4 वाला भी घटा दें तो 4 वाला कितना है 58। 58 को जब 4 से गुणा कराएंगे तो हमारा योगफल बन जाएगा 232। इसको जब आप माइनस कर देंगे तो 9 7 1। अब हमारे पास कौन से बचे हैं 8 9 और 10, यही 3 बचे, बाकी 3 यहाँ से 4 यहाँ से 7 निकल गए। कंडीशन दी गई आठवां जो है 9 से 11 कम, 10 से 6 कम, तो अगर आठवां हमारा x रहा होगा तो 9वां हो जाएगा x प्लस 11 और 10वां हो जाएगा x प्लस 6। सबको अगर हम जोड़ लें, जोड़ेंगे देखो 3x मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 17 और ये बराबर तुम्हारे इसके। अगर हम यहाँ से 3x की वैल्यू लिखेंगे तो 17 जाके इसमें माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 6 और 1। अगर हम यहाँ से x निकालें तो 3 5 15 और 3 चौक 12, यानी कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। बात क्लियर है? आप औसत वाली क्लास देखिए जाके, सेम ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे। सेम जितने भी पीछे क्वेश्चन आए थे वो सारे औसत वाले एक साथ मैंने करा दिए थे। क्लियर? अगला देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, जे एक कार्य को 63 दिन में पूरा कर सकता है, के उसी कार्य को 66 दिन में। यदि वे एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बहुत आसान है। देखो, जे कितने दिन में करता है 63, के कितने दिन में करता है 66। सबसे बड़ी समस्या एलसीएम वाली होती है। तो ओरली अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो ये तुम्हारा लिखा है 21 गुणे 3, ठीक। उसके बाद इसको देखना चाहें तो 22 गुणे 3। वैसे मैंने बताया डिफरेंस से भी आप कर सकते हो, 3 का अंतर है, दोनों 3 से कटेंगे, ठीक है। अब जैसे ही बनिया इनका एलसीएम अगर लिखना है तो जो कॉमन है उसको लिख लो, बाकी जो शेष है उसको कर दो 21 और 22, कोई दिक्कत है? अब अगर इनकी क्षमताएं लिखनी है, देखो 21 और 3 यहाँ से हट गया, क्षमता कितनी बची 22। इनकी क्षमता लिखेंगे तो 21। कुल काम अगर बनाना है तो गुणा करा दीजिए, 21 3 63 और 63 गुणे 22, 22 3 66 की 6, 132 और 6 138। ये तुम्हारा टोटल काम हो गया। अब इस काम को कराना दोनों से है तो बटे में कितना आ जाएगा 43। देखो पहले जाएगा ये 3 बार, 43 3 129, बचा 9 हो गया 96, जाएगा 2 बार तो 32 सही, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे ना करो, एक में तो 32 है। अगला देखो, अगला है पाइप ए एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी से 132 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 165 घंटे में भर सकता है। पहले 22 घंटों के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और पाइप सी द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने में कितने घंटे लगेंगे? अच्छा, समस्या बस यहाँ पर वही है एलसीएम वाली। अगर मैं आपको बता दूं एलसीएम कैसे आएगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, ए जो है 110, बी की बात करें तो 132 और अगर सी की बात करें तो 165। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा एलसीएम। तो देखो एलसीएम कैसे लिया जाता है, पहले शुरुआत के 2 छोटों घटाना है। जब घटाओगे देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, घटा दीजिए 22, तो 22 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कट रहा, समस्या हो गई। अब इन दोनों घटा लो, भाई वहाँ नहीं कटा तो यहाँ चेक कर रहे हैं। अगर हम यहाँ घटाएंगे देखो 33 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों को जो काटेगा वही एलसीएम बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। तो देखो 11 से दोनों कट जाएंगे ना, देखो अंतर 11 का है तो जाहिर सी बात है ये भी 11 से कटेगा, यानी 11 गुणे 10 लिखा है। ये भी कट जाएगा, 11 गुणे 12 लिखा है और ये भी कट जाएगा, 11 गुणे 15 लिखा है। बात समझ गए? एलसीएम निकालने का तरीका, पहले एचसीएफ बनाओ, एचसीएफ अंतर से बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये बन गया, अब हमें देखो इसका एलसीएम लिखना बहुत आसान हो गया भाई, 11 कॉमन है 11 बन गया, 10 12 और 15 का लासा होता है 60, ये टोटल इनका लासा हो गया। अब इनकी अगर क्षमताएं लिखी जाएं तो देखो इसकी क्षमता जब हम 10 11 से भाग करेंगे तो अब 11 से सिर्फ 10 से और 60 में भाग करो, इधर बचा 6, इधर बचा 5 और इधर बचा 4, टोटल काम कितना हो गया 660।
अगर तीनों को मिला के करना होता ना तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, यहीं से इसको हल कर देता, लेकिन छोड़ के गए इसलिए टोटल काम निकालना जरूरी है। और जो टोटल काम यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो पहले तीनों ने साथ में काम किया, और तीनों अगर साथ में है तो काम कितना हो रहा है 15, और कितने दिन साथ में थे 22 दिन, अतः 22 दिन अगर साथ में है तो काम कितना हो गया 330 हो गया। तो 330 काम इसमें से क्या हो गया, कम हो गया, हमारे पास काम बचा कितना 330। अब इस 330 को करने के लिए कौन आ रहा है, ए और सी यानी ये दोनों, तो 6 4 10 यानी कितने दिन लग गए 33 दिन। यही तुम्हारा आंसर हो गया। बस डाटा बड़े होने की वजह से ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी इनको लगाना बहुत आसान। जिसने एचसीएफ से एलसीएम बनाना सीख लिया वो इनको बहुत जल्दी से लगाए। ठीक है, अगला देखिए। तो देखिए दोस्त, 2009 में ब्रांड जेड की टी शर्ट की बिक्री, ब्रांड जेड की टी शर्ट, तो ब्रांड जेड की कितनी टी शर्ट है 1120। कह रहा है ये जो टी शर्ट है वो वाई की कुल टी शर्ट का कितना परसेंट, तो वाई का जब आप कुल निकालोगे तो होगा 40/70, इसका कितना है यानी x बटा 100। तो यहाँ से अगर आप x बराबर लिखना चाहो तो देखो ये जीरो कट गया, 11200 बटे में 407। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखो ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। अब ये नहीं पूरा बैठ के भाग करो, किससे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से। जब हम ऑप्शन से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो पहली बार ये जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा 7 बार, तो 2 और 7 से सिर्फ एक ऑप्शन है बी वाला, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे हमें नहीं चेक करना है। ऑप्शन से करने का तरीका ये कि पहली बार चेक कर लो, फिर या तो 7 मिलेगा या तो 9 मिलेगा, तो 7 मिलेगा, यही आंसर हो गया। बाकी इन दोनों को हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भाई आपका सरलीकरण का है, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्या करना है, पहले कोष्ठक के अंदर डिवाइड हम लोग हल करते हैं। देखो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ये वाले हिस्से को, यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.1, क्योंकि ये वाला हिस्सा बटे में आएगा। तो जब हम, आपको पता है कि जब हम लोग भाग करते हैं दशमलव घट जाते हैं, 2 अंक बाद था, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद बचा। सेम यहीं पर देखो 2 अंक बाद इधर लगा है, 3 अंक बाद यहाँ पे लगा, यानी 1 अंक बाद बचेगा। बीच में साइन का आएगा माइनस, तो ये हो गया खत्म। हमारे पास सिर्फ बचा इतना वैल्यू, ये तो बचा है। अब बताओ इसके स्थान पर क्या रखें कि 0.1 बन जाए। तो देखो 1 अंक खाली खिसका के यहाँ पे रख दो, बस 0.1 बन जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। अगला देखिए, अगला दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। ये तो बिल्कुल आसानी है भाई, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28 5 33, 23 किस में, इसी में, यही तुम्हारा आंसर, बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है। अगला है कुछ लाल गुलाबी हैं, तो वेन डायग्राम बना लीजिए भाई। मुझे सबसे आसान इसमें वेन डायग्राम ही लगता है, इसलिए वेन डायग्राम से ही हल करता हूँ। कुछ लाल क्या है, गुलाबी। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ गुलाबी भूरे, कुछ गुलाबी क्या है, भूरे। अब ध्यान दो, क्वेश्चन है कि कुछ लाल भूरे हैं, तो आप देख रहे होंगे लाल और भूरे के बीच में कोई संबंध नहीं, क्योंकि लाल की सीमा यहाँ तक है और भूरे की सीमा यहाँ तक है, तो इसके बीच जो भी निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे। कुछ गुलाबी लाल है, बिल्कुल सही बात है, तो आपका सेकंड निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है कुछ गेहूं भूरे हैं, तो गेहूं का कुछ हिस्सा किसके पास है, भूरे के पास। किसके पास, भूरे। अच्छा डायग्राम बदल लिया जाए ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। गेहूं का कुछ हिस्सा किसके पास है, भूरे के पास। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि सभी भूरे चीनी हैं, यानी कि भूरे का पूरा हिस्सा किसके पास पहुंच गया, चीनी के पास। किसके पास पहुंच गया, चीनी के पास। फिर कह रहा है सभी गेहूं सफेद हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सभी गेहूं, ये देखना थोड़ा लाइट कलर हो गया है, सभी गेहूं क्या है, सफेद है। यहाँ पे कैसा हो गया, सफेद। क्लियर। अब ध्यान दो, जो दिखेगा वही सही होगा, ठीक है, बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं। तो जैसे इसमें पहला निष्कर्ष देखो क्या लिखा है, ठीक है, कुछ गेहूं चीनी है। देखो गेहूं का और चीनी का संबंध ये वाला हिस्सा दिखा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा,
सही होगा। फिर है कुछ सफ़ेद भूरे हैं, तो देखो सफ़ेद ये वाली लाइन, भूरे की ये वाली लाइन, इसमें भी कुछ संबंध बन रहा है, ये भी क्या होगा, सही होगा। यानी दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन सभी 3 अंक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। तो देखें, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। अगर मैं पहली संख्या लिखना चाहूँ, पहली संख्या आपकी होगी 3 अंकों में 104, जिसको 10 से भाग करने पर शेष 4 बचेगा। हमेशा ध्यान रखो, जब भी 10 से भाग करके शेष की बात करें तो लास्ट में वही इकाई पे वही अंक लिख दो जितना शेष करना है। जैसे 4, 104 हो गया। अंतिम संख्या कौन सी मिलेगी, तो आपको मिलेगी 994। कोई डाउट है? देखो पहला अगर अंतिम मिल जाए तो पहला प्लस अंतिम बटा 2, ये बन गया औसत। अब इसी में अगर हम संख्याओं से गुणा करा दे तो योगफल बन जाएगा। तो संख्याएं कितनी होंगी, ये भी एक आपके लिए मुद्दे वाली बात होगी, संख्याएं होंगी कितनी। तो संख्याएं आपकी होंगी 90। कितनी होंगी, 90। अब कुछ लोग सोच रहे थे 90 कैसे निकाली। कभी भी आप पदों की संख्या निकालनी है तो अंतिम माइनस पहला बटे सार्वंतर। अब 10 से कट नहीं, 10 का अंतर चलेगा, और प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे दोस्त तो आपको 90 मिल जाएंगे। ये हो जाएगा पदों की संख्या, जिसको संख्याएं कहते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? इतना क्लियर हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखो ये हो गया 8, 9 और 10। डिवाइड कैसे करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 49, और गुणे में कितना है, 90। 9 9 81, यूनिट प्लेस 1। ये तुम्हारा आंसर। क्लियर? जीरो तो रहेगा ना, उसके बाद का मैं बात कर रहा हूँ। अगला देखिए, अगला है ए एक्स से वाई तक 121 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है तो 150 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 132 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है तो 150 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एक्स और वाई के बीच की दूरी, एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या होगी, तो देखो यहाँ पे हम लोग कौन सा लगाते हैं, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। 4 समय दूरी वाले में क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। S1 कितना है, 121, S2 कितना है, 132, बटे में दोनों का अंतर कितना है, 11, गुणे समय का अंतर लोगे तो 300 हो जाएगा, क्योंकि एक में ज़्यादा एक में कम। मिनट को आवर बनाएंगे तो बटे में 60 हो जाएगा। इससे काटो कितना आया, 11, इधर से काटो कितना आया, 5, ये तो आएगा। अब 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, 65 एक 66, और गुणे 11, तो 0 6 6 2 12, 6 6 12, 6 1 7, यानी 7260। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला करें संक्रिया के अनुक्रम में उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। ये तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन आपका डी सही होगा, 40 20 60। ठीक है, अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन जो है आपका पाई चार्ट का आ गया फिर से। इस बार आपका पाई चार्ट अलग है। इसमें आपको जो दिया गया है वो दिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो। इंपोर्ट मतलब होता है आयात करना, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना। ठीक है, इंपोर्ट मतलब क्या होता है, आयात, और एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, निर्यात। तो हमको आयात और निर्यात का अनुपात दिया गया है, तो हम सिर्फ उन्हीं को अनुपात को लेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ए वाला। तो ए के पहले मैं लिख लेता हूँ। पहले ए का आयात 3 है, निर्यात 2 है। फिर ए का आयात 5 है, निर्यात 4 है। फिर ए का आयात 5 है, निर्यात 1 है। फिर 3 और 2, उसके बाद 7 और 1। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में कंपनी का निर्यात जो है वो आयात से अधिक है। तो देखो यहाँ पे तो कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यानी कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें निर्यात आयात से अधिक हो। तो आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कितने वर्षों में कंपनी बी का आयात इसके निर्यात से अधिक है। तो अगर हम बी की बात करें तो देखो रेशियो भी हमारा आयात और निर्यात का ही दिया गया है। आयात और निर्यात का ही रेशियो लिखा ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट।
तो अगर हम बी की बात करें तो पहला रेशियो 1 और 1 का, दूसरा है 3 और 3 का, फिर है 5 और 4 का, उसके बाद है 1 और 1 का, उसके बाद है 7 और 3 का। यही है ना। अब क्वेश्चन ये था कि कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक है। तो देखो यहाँ पर तो बराबर है, यहाँ भी बराबर, देखो यहाँ आयात अधिक है, इसमें बराबर है, इसमें आयात अधिक है, यानी आंसर कौन सा सही हो गया, डी वाला। बिना कैलकुलेशन के ही लगाना था। बहुत सारे लोग पाई चार्ट से घबराते हैं, तो कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनको आपको बिना हल करे भी आंसर देना पड़ सकता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला कथन है कि सियोल की मूल निवासी लड़कियों की शादी निश्चित रूप से 23 साल की उम्र में हो जाएगी। सियोल की मूल निवासी 24 साल की लड़की जून की एक बहन उससे 2 साल छोटी है। इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, ये जो जून है ना, ये जून एक लड़की है जो कितने साल की है, 24 साल की। ठीक है, जून एक लड़की का नाम है, अब महीना मत लेके चलना। क्वेश्चन है जून विवाहित है, श्योर विवाहित है क्योंकि आप यहाँ पे लाइन पढ़ रहे हैं, ये वाली लाइन, निश्चित रूप से 23 साल की उम्र में शादी हो जाती है। फिर कह रहा है जून की बहन विवाहित है, ये आपका फॉल्स है क्योंकि जून की बहन उससे 2 साल छोटी है, 2 साल छोटी मतलब 22 साल। तो 22 साल की अभी शादी हुई नहीं हुई इसकी जानकारी मुझे नहीं पता, लेकिन 23 साल की हो जाती तो शादी निश्चित ही हो जाती, ठीक है ना, निश्चित रूप से। तो हमारा निष्कर्ष कौन सा सही है, एक वाला। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। अगला देखिए। अगला कह रहा है क्या सेलफोन को सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए। तर्क है हाँ, सेलफोन की बैटरी सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग होने पर जल्दी खत्म हो जाती है। देखो बैटरी का सार्वजनिक स्थान से कोई संबंध नहीं है, तो इसका ये तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है नहीं, सेलफोन को प्रतिबंध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर वे आसानी से बंद हो सकते हैं, साइलेंट किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, इसको आप सही कर सकते हैं। क्लियर, अगला देखिए। अगला कह रहा है दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। दी गई गुणोत्तर श्रेणी का पहले ही बता दिया, गुणोत्तर श्रेणी है तो योगफल के लिए हमें आर पता होना चाहिए। आर होता है तो आर आप देखो यहाँ पे 1/11 है। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद को पहले पद से भाग कर दो, जिसको नहीं पता दूसरे पद को पहले पद से भाग करो। दूसरा पद क्या है, 3/121। पहला पद क्या है, 3/11। तो 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो इसको जब तुम लिखोगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, यही तो बनेगा। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो 1/11 आ जाएगा। क्लियर, तो यही तरीका है, हम लोग इसको ऐसे लगा लेते हैं। अब Sn बराबर होता है गुणोत्तर श्रेणी में a r की पावर n-1 भी होता है और 1 - r की पावर n भी होता है। डिपेंड करता है r 1 से छोटा है, तो जाहिर सी बात r 1 से छोटा है तो हम लोग यहाँ लगाएंगे 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। क्लियर, अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस। जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो a की वैल्यू है 3/11। क्लियर, 1 - 1/11 की पावर n अपॉन 1 - 1/11। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर हो गया 3/11, इसको सॉल्व करोगे देखो मिलेगा 10/11। तो नीचे वाला 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बटे में 10। इधर तुम्हारे पास क्या बचा, 1 - 1/11 की पावर n। क्लियर, 11 से 11 कैंसिल, यानी आंसर होगा 3/10। अंदर आप लिख सकते हो 1 - 1/11 की पावर n। क्लियर, तो ये तुम्हारा हो गया इसका आंसर, यानी आंसर कौन सा सही हो गया, पहला वाला। सिर्फ फार्मूले में पुट करना था, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला देखिए। अगला 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलने के बाद अंततः पूर्व दिशा की ओर सम्मुख खड़ा है। तो पहले 8 किलोमीटर किस दिशा की ओर चला। देखो जब भी ये क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ जाओ। अगर ऑप्शन में दूरी है तब तो फिगर बनाओ, वो अगर दूरी नहीं है, सिर्फ दिशाएं हैं, वो सिंपल दिशाएं हैं, उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम ऐसे नहीं है, तो आप डायरेक्ट करोगे। अब यहाँ पे देखो सिंपल दिशाएं लिखी हुई हैं तो डायरेक्ट करिए। बाएं मुड़ने का मतलब होता है -90 और दाएं मुड़ने का मतलब होता है +90। बस दुइये बार मुड़ा है और इस तरह से उसका मतलब हो गया 0। क्या हो गया, 0। इसका मतलब जौनी दिशा में है उसी दिशा में चले भी थे, तो अंत में है किस दिशा में, पूर्व में, इसका मतलब पूर्व दिशा में ही चले थे।
खत्म। क्लियर, आगे बढ़ो। अगला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या 133 सेंटीमीटर है और पाई का मान 22/7 रखना है। पाई का मान 22/7 रखना है। तो चलिए हल करते हैं भाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान हम रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू तुमको दे रहा है 133 इंटू 133। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो आप बताएं। पाई की वैल्यू यही तो होगी। अब इसको काट दीजिए, 19 बार जाएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको कर लिया जाए सॉल्व, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 222,376, यानी कौन सा सही होगा? सी वाला। क्लियर, अगला देखिए। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग्म से में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो ये बहुत सिंपल सा तर्क इसमें लगा हुआ है, ठीक है। बीच वाले में नो चेंज है, देखो तो बीच वाला सेम वही रहेगा, नहीं ओ तो रहेगा ही, तो ओ सब में है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देख रहे हो 13 के बाद 16 हुआ है और 1 के बाद 4 हुआ है, इसका मतलब 3 प्लस हुआ है। तो क्यों होता है 17 3 20, यानी टी हो गया 21 3 24, यानी एक्स हो गया, टी एक्स ओ होगा। देखो दो जगह मिल गया, ये दो ऑप्शन आपके हट गए। अब देखो आई का होता है 9, यहाँ पे लिखा कितना है 7, यानी 2 माइनस हो रहा है। सी का होता है 3, लिखा कितना 1, यानी 2 माइनस हो रहा है। अब जब 2 माइनस हो रहा है तो टी का होता है 20, 20 में 2 घटाओ क्या बचा 18। देखो आर इसी में है ना, ये ऑप्शन सही है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर, लॉजिक क्या लगा है कि पहले वाले जो आपके 2 हैं उसमें +3 हो रहा है, बीच वाले में 0, लास्ट वाले में -2 हो रहा है। ठीक, आगे देखिए। अगला है कि एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 रुपये प्रति घड़ी के मूल्य पर घड़ी बेचता है। हालांकि उसे क्रमशः 10% और 20%, 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देनी पड़ती है। अंकित मूल्य क्या है? क्या बताना है? अंकित मूल्य क्या है? 2 तरीके से आप लगा सकते हो। एक तरीका सक्सेसिव बना के डायरेक्ट आप कर सकते हो, जैसे 10 और 20 का जब आप सक्सेसिव लोगे तो आपका बनेगा 28। कितना बनेगा? 28। कुछ लोग 32 कह रहे होंगे ना बाबू, यहाँ दोनों माइनस है, तो जब दोनों माइनस होते हैं तो माइनस से माइनस भी प्लस ए भी हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो ई का ध्यान रखो, जैसे इस तरह क्वेश्चन मिले तो आप सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं। बाकी जो एक तरीका दूसरा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो अगर सक्सेसिव से लगाना है तो आपको पता है -10 और -20, इसका सक्सेसिव हो जाएगा कितना 28%। इसका मतलब टोटल डिस्काउंट 28% का हो गया, तो वैल्यू बची कितनी 72%, और 72% की वैल्यू तुमको दी गई 225,936। क्लियर, कोई डाउट हो इसमें तो बताएं भाई। -20 और -10 का सक्सेसिव क्या होगा 28, तो 28 का डिस्काउंट हो गया वही -28, यानी डिस्काउंट बचा कितना 72। 72 की वैल्यू तुमको दी गई है, 9 से डिवाइड कर दो, 9 से कट रहा है, देखो 9 8 72, इधर काटेंगे 25 नवैया हो गया, फिर जाएगा एक बार 0 और 4, 8 से भी कट जाएगा, देखो 8 से भी डाटा कट जाएगा, 8 से काट दीजिए, 8 त्रिक 24, 8 एकन्नम 8, 8 त्रिक 24 और 8 अठाई 64, ये तुम्हारा 1% की वैल्यू होगी, तो 100% कितना हो जाएगा दिस। क्लियर, कोई दिक्कत है? अगर ऐसे नहीं लगाना था तो आप ऐसे लिखते, MP था कुछ मेरे पास, ठीक है, पहले 10 का डिस्काउंट दे दिया 90/100 हो गया, फिर 20 का डिस्काउंट दे दिया 80/100 हो गया। इस प्रकार से वस्तु बिक जाती है 225,936। देखो आया वही चीज़ 72, 2 0 कट गए, 9 से काट दो, 9 से काटेंगे तो 25 104, फिर 8 से काट दो, 8 से काटेंगे 3138, ये 100 आके गुणा हो जाएगा 313800, ऐसे बन जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? अगला देखें।
अगला क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है पाई चार्ट से, और क्वेश्चन क्या है कि 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की टी शर्ट में कितने प्रतिशत कमी आई है, कितने प्रतिशत कमी आई 2007 और 2009। अगर 2007 में देखें तो हमारे पास 1050 है, और अगर 2009 में देखें तो 780 है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल। हमसे पूछ रहा है कितने की कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, तो कमी मतलब अंतर। तो अंतर देखो कितने का हो गया, 27 का हो गया। बटे में कितना आ जाएगा, 105। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बात समझ गए। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो 5 से। 5 से काटो में कितना आया, 21। यहाँ कितना आया, 20। अभी देखो 3 से कट जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 7। ऊपर हो गया 180, नीचे हो गया 7। डिवाइड करो, 7 दूनी 14, बचा 40, 5, यानी इसके आसपास आएगा। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? आगे देखिए, अगला लिखा हुआ है कि वरुण राघव नागेश एक साझेदारी करते हैं। वरुण जो है संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जबकि राघव अकेला उतना योगदान करता है जितना वरुण और नागेश साथ में मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 1,02,000 रुपए का लाभ होता है तो नागेश को कितना धन मिला। तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसा डाटा एजम्पशन करते हैं जिससे कि हमें रेशियो निकालने में दिक्कत ना हो। जैसे 1/3 है तो 3 से भाग करने पे कट जाए। मान लो हम 3 लेंगे तो इनका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले का अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 1 2, टोटल 3 ही कर सकते हैं, तो ये तो बन नहीं पाएगा। तो हम लेके चल रहे हैं कितना, 6। 6 का जब 1/3 अलग कर दें, यानी कितना अलग कर दें, 2। 6 का 1/3 अलग कर दें, 2। उसके बाद अगर हम 1 यहाँ रखें तो 2 1 3, टोटल भी कितना हो जाएगा, 3। देखो 6 बन गया, इन दोनों को मिलाकर भी 3 हो गया और टोटल भी 6 हो गया, और क्वेश्चन सेटिस्फाई भी हो गया। सेटिस्फाई कैसे हो गया, देखो वरुण को ये मिल गया, ठीक है, नागेश को ये मिल गया, और ये कह रहा है वरुण नागेश का निकल गया। राघव जो है वो दोनों के योग के बराबर ले रहा है, देखो दोनों योग के बराबर हो गया। तो टोटल यहाँ से कितना बन गया, 6। जब भी ये क्वेश्चन आए तो हमेशा पूरे जीरो नहीं ले जाते, सब जीरो हटा खाली ऐसी संख्या जो कट जाए, हम सिर्फ इतना लेके चले, बाकी जीरो बाद में बढ़ा लिया जाएगा। तो इसको 6 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा। नागेश को 1 मिल रहा है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 17, यानी आंसर क्या हो गया, 17। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है कि एक आदमी 49 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी चलाता है तो वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। जब वह 53 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो कुछ समय समान हो गया कि नहीं, क्योंकि समय में तो परिवर्तन किया नहीं। जब समय सेम है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। देखो एक की स्पीड है 49 और दूसरी स्पीड है 53, तो ये जो रेशियो स्पीड का है यही रेशियो किसका बन गया, अब डिस्टेंस का बन गया। तो कितनी डिस्टेंस ज़्यादा चल रहे हैं, 4, और 4 की वैल्यू दी कितनी है, 84। 4 की वैल्यू कितनी दी है, 84। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। अगर 1 की वैल्यू 21 है तो 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 53 गुणे 21। 21 3 63, 3 6 बचा, 21 पंचे 105 और 6 111, यानी ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर, अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो अंक 3 कितनी बार आता है, अंक 3 कितनी बार आता है। देखो जब अंक 3 सभी 3 अंकों की संख्या में अंक निकालने हो तो आपको ध्यान में रखना है 9n+1 और 10 की पावर n-2, 9 3 27 प्लस 1 कितना हो गया, 28। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 1 कम हो जाएगा, 2 घट जाएगा, यानी 1 बचेगा, तो 10 की घात 1, यानी कितना हो गया, 280। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, यानी कौन सा आंसर सही हो गया, ये वाला। अगला देखिए, अगला है हल करें। तो इसको हल करना है, बहुत आसान है।
ये क्यूब है यानी कितना हो गया 64, 100 और 20 यानी कितना बचा 80, और प्लस x बराबर 288, ये दोनों जुड़ जाएंगे 144 हो जाएगा, इधर माइनस कर दो 144, तो 441 यानी 144 है बचेगा। कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा था। अगला देखिए, अगला कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट आई, तो जॉइंडिस, जॉइंडिस जो होता है लीवर में होता है, कहाँ पे लीवर, पी लिया। अगला देखिए, अलग रहा एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाता है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2244 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया कि नहीं। प्रैक्टिस वाली क्लास में जाओ, 2 साल के लिए अगर हम ब्याज मिलाएंगे तो 20% कितनी बार मिलेगा, 2 बार, यानी 20%, 20%, सक्सेसिव कितना हो गया 44%। 44% की वैल्यू कितनी दी गई है, यही दी गई। काट दो 11 से, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ये तो हुआ 4 से फिट काट दो, 4 पंचे 20, 4 एकन्नम 4, 100% कितना हो जाएगा क्या। अगर आप प्रैक्टिस वाली क्लास देखे हो सक्सेसिव वाला तरीका तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। अगला देखिए, अगला है कि गुणा का अर्थ माइनस, यानी जहाँ गुणा यहाँ क्या हो गया माइनस, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ प्लस। तो इसको जब साल किए 3 आया, इधर हो गया 12, 14 3 17 से 12 गया 5। क्लियर, पहले भाग फिर गुणा। अगला देखिए, अगला है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणनखंड 15 और 17 है, तो उनमें से बड़ी संख्या मतलब 17 वाला, तो इसका जब गुणा कराओगे इसमें तो 7 7 49, यूनिट प्लेस 9 होना चाहिए, यही आंसर, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला कह रहा है एक वस्तु को 2018 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, एक वस्तु को 2018 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि इसी वस्तु को 2447 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 65% है, का कितना है 65% है। तो देखो यहाँ पे हानि हो रही है, हानि का मतलब सीपी बड़ा हो गया, ठीक, बराबर इधर लाभ हो रहा है 2447 माइनस सीपी, तो ये वाली हानि जो है इस लाभ का कितना है 65% है, यानी 65/100 हो गया, काट दो 13/20 हो गया। कोनो शंका है यहाँ तक? क्लियर, आगे बढ़ा दें। चलिए अब देखो, ये 20 जाएगा इधर, 13 आएगा इधर, तो ये भी माइनस ये प्लस जाके जुड़ जाएगा, तो 13 20 कितना हो गया 33 सीपी, 13 20 33 सीपी। कोनो शंका हुआ यहाँ तक तो बताओ, नहीं फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ें, देखो 20 का गुणा इसमें होगा, जब 20 का गुणा इसमें होगा तो 40 36 0, इधर आके प्लस में हो जाएगा। 13 का गुणा इसमें होगा ना इसमें, 13 7 91, 1 9, 13 चौको 52, 9 61 1, फिर 13 चौको 52 6 जुड़ गया, 13 दूनी 26 और 5 31, इतना हो गया। अब इन सबको ऐड कर लो इधर, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 7 1 2 7, 33 से डिवाइड। अब चाहे पहले 11 से काट लो, चाहे पहले 3 से काट लो, काटोगे तो मिलेगा 2187, यानी आंसर कौन सा हो गया बी वाला। क्लियर, आ गया, हल कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है एक भूखंड को 26,565 रुपये में बेचा जाता है, तो मालिक को 23% की हानि होती है। 23% लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखो ये वाली जो कीमत है 26,565, ये 23% हानि वाली है, इट मीन्स ये किसकी कीमत है 77 की, हमें निकालना किसका है 123 का। सिंपल सा काम था,
सॉल्व कर लीजिए। 11 से काट दो पहले, भाई पहले 11 से काट लो। अगर आपके पास पता है कि सारी ऑप्शन आपके रियल हैं, दशमलव नहीं है, तो इस मिनट संख्या क्या होगी, कटेगी। तो पहले आप किससे काट दें, 11 से काट दें। डिवाइड कर दीजिए 11 से। जब आप इसको 11 से काटेंगे यहाँ 7 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 एक 11, 11 पचे 55। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से काटिए, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो हमारे पास मिला क्या, 3 4 5 इंटू 1 2 3। ठीक, अब इसको आसान करने का तरीका क्या है, 12 से गुणा करने के बाद 3 से गुणा कराओ, जोड़ लो। ठीक है, पहले 120 से कराओ फिर 3 से कराओ, तो आसान से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जैसे आप नॉर्मली करते हैं उससे जल्दी। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 42,435। कितना मिल जाएगा, 42,435। क्लियर। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी देखो कई बार पिछली बार आया है, तो इसमें किया कुछ नहीं। देखिए, जब इस स्टेप पे पहुंचे हो तो 3 हटा दिए, देखो ये 3 हट गए। फिर जब आगे इस पे पहुंचे हो, जब इस पे पहुंचे देखो ए के आगे 2 अक्षर ले लिया है, यानी इसके आगे के 2 अक्षर उठा लिया ये वाले, और इधर पीछे के 2 अक्षर उठा लिए। तो उसी तरह यहाँ देखो 3 काट दिए हैं अक्षर, यही बचा ना। यानी इसके आगे जब आप जाएंगे तो एन के आगे वाले 2 अक्षर ले लेगा, यानी जी ए। तो जी ए से 2 स्टार्ट है, फिर ए के बाद के 2 अक्षर लेगा, यानी टी आई। तो ऑप्शन कौन सही हो गया, ये वाला। क्लियर। कोई डाउट हो तो इसमें बताएं। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और इनको हम लोगों ने प्रैक्टिस की है किस तरीके से इनको आसानी से लगाया जा सके। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक क्लास प्रीवियस ईयर की करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, लगभग 2 महीने का। डेली अगर हम प्रीवियस ईयर एक लगाते रहेंगे तो 60 प्रीवियस ईयर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।